कि एक मेडिसिन होती है जेनरिक मेडिसिन और एक दूसरी होती है शायद एथिकल होती है। और लोग बताते हैं जो जेनरिक वाली होती है वो बहुत सस्ती होती है, लेकिन जो है काम शायद एक ही करती हैं। थोड़ा सा इसके बारे में बताइए ताकि जो है हम लोग जो समाज वाले लोग हैं थोड़ा सा जानकारी मिले हम लोगों को भी इस क्षेत्र में। हाईएस्ट में जो मुझे अभी तक नॉलेज है कि एल्केम के सीईओ हैं डॉक्टर विकास गुप्ता, तो श्योर नहीं हूँ क्योंकि वहाँ के पैकेज पता नहीं चलते। हाँ मतलब तो एक जो सुनी बात है तो ऑलमोस्ट 50 करोड़ के आसपास का पैकेज उनका। 50 करोड़। वो लोग जो हौसला हार के बैठे हुए हैं कि यार ग्रेजुएशन करे हुए 2 साल हो गए अब कुछ नहीं हो रहा है, या घर से बहुत गरीब हैं, तो इन लोगों को अगर आप कुछ एक अपना एडवाइस देना चाहें अपने पूरे 10 साल के एक्सपीरियंस के आधार पर एक लास्ट नोट पे। अगर देखो बीएससी वालों की बात की जाए तो बीएससी वालों के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन, अगर आपके पास 2 साल का और समय है, थोड़ा पैसा और खर्च करिए। मैं कहता हूँ जो आप 2 साल का पैसा खर्चा करेंगे ना वो आपको 2 साल भी नहीं लगेंगे, रियम्बर्स हो जाएगा, पूरा पैसा वापस आएगा बीएससी करके। दोस्तों स्वागत है आपका बी डिकेडियन के पहले पॉडकास्ट में। और पॉडकास्ट का सेटअप अपना पूरा रेडी हो चुका है, लेकिन अभी वहां पर थोड़ा सा काम रह गया है। तो सर अभी 1200 किलोमीटर दूर से अपने पास आए हुए हैं, ठीक है, और टाइम की दिक्कत थी, कल सुबह सर को निकलना भी है, तो इस वजह से स्पेशल कंडीशन लेकर हम लोग ये पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं। हमारे साथ में हैं डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी। थैंक यू। पहले तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मौका दिया। आप ये पहला एपिसोड हम लोग शूट कर रहे हैं और एक डिटेल में हम लोग डिस्कशन करेंगे, बिल्कुल रॉ डिस्कशन रहना चाहिए जितना आपका एक्सपीरियंस है। यहाँ पर ज़्यादातर जो ऑडियंस है हमारे पास वो बीएससी वाली, ग्रेजुएशन वाली है। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन में भी एडमिशन लिया है, कुछ ऐसे लोग हैं जो लोग ग्रेजुएशन करके बेरोजगार बैठे हुए हैं। तो फार्मेसी से रिलेटेड ये पूरा पॉडकास्ट रहने वाला है और हम बहुत सारी चीज़ें पूछेंगे और बाद में आप भी अपना जो भी एक्सपीरियंस है वो भी सारी चीज़ें बताइएगा। शुरुआत हम लोग यहाँ से करेंगे कि अगर कोई बच्चा जिसने भी 12th पास किया है और वो फार्मेसी के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है 12th पास करके अभी, उसके लिए क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं। और अपने पास क्योंकि बीएससी वाली ऑडियंस है तो अब जो लोग बीएससी में एडमिशन ले चुके हैं वो छोड़ेंगे तो नहीं, तो बीएससी के बाद करियर ऑप्शंस क्या क्या हैं ये थोड़ा सा डिटेल में समझाइए। पहले तो यहीं से शुरू करेंगे। अगर शुरुआत की जाए पहले फार्मेसी से बात करते हैं तो उसके लिए तो क्राइटेरिया होता है कि पीसीबी या पीसीएम यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से उनका कैरियर स्टार्ट होगा वहाँ से। अगर 12th 11th 12th आप सब्जेक्ट चूज़ करते हैं तो उसमें पीसीबी पीसीएम है तो आप उसके लिए एक एंट्रेंस टेस्ट होता है, पीपीएसटी होते हैं उसका, प्री फार्मेसी टेस्ट। पीपीएसटी अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो वहाँ से आपको गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज जहाँ आपको आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग आप कॉलेज चूज़ करते हैं फिर वहाँ पे एडमिशन लेंगे। इसके बाद आपके पास चॉइस ये होती है कि आप डी फार्मा करना है या बी फार्मा करना है। डी फार्मा और बी फार्मा में डिफरेंस ये है कि डिप्लोमा होता है और बी फार्मा नहीं ग्रेजुएशन होता है। डी फार्मा 2 साल का कोर्स होता है, बी फार्मा होता है 4 साल का। तो अगर डिप्लोमा करते हैं बट अल्टीमेटली अगर सिर्फ आपको मेडिकल स्टोर खोलना है तो जो सर्टिफिकेट होता है वो दोनों का सेम होता है। तो रजिस्ट्रेशन जो होता है मेडिकल स्टोर का वो डिप्लोमा में भी आपको मिल जाएगा और ग्रेजुएशन में भी मिल जाएगा, बी फार्मा में भी। बट डिप्लोमा करके आपके पास एक ग्रेजुएशन वाली डिग्री नहीं होगी। आप अगर मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में जा रहे हैं तो वहाँ पे डिप्लोमा कम काम आएगा एज़ कम्पेयर टू बी फार्मा, क्योंकि बी फार्मा वाला डायरेक्ट क्यूए क्यूसी में जा सकता है। क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट होते हैं, रिसर्च डिपार्टमेंट में होते हैं, उसमें एम फॉर्म में जाते हैं। बट स्टार्ट करें डी फार्मा से तो डी फार्मा भी अल्टीमेटली कोर्स वही रहता है, पूरे कोर्सेज वही रहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में रहता है। बी फार्मा में वो चीज़ों को ज़्यादा एलाबोरेट करते हैं, उस पर ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। प्रैक्टिकल्स डी फार्मा बी फार्मा ऑलमोस्ट सेम रहते हैं, सब्जेक्ट ऑलमोस्ट सेम रहते हैं। तो डी फार्मा और बी फार्मा में डिफरेंस रहता है। बाकी एम फार्मा आपके पास अगर आगे बढ़ना है तो बी फार्मा के बाद एम फार्मा कर सकते हैं। उसके बाद फार्मा डी भी होता है। फॉर्म डी के अलावा आप पीएचडी भी कर सकते हैं, कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक लेके उस पर रिसर्च करते हैं, तो वो एक अलग है। बट इनिशियली अगर देखा जाए 12th के बाद तो डिप्लोमा एंड बी फार्मा 2 ऑप्शन होते हैं। डी फार्मा और बी फार्मा। डी फार्मा एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछेंगे क्योंकि अब सर तो फार्मेसी वाले क्षेत्र से हैं तो थोड़ा सा लैंग्वेज सर की रहेगी, लेकिन हम आपकी बातों को पहुंचाते रहेंगे। छोटा सा क्वेश्चन ये, जैसे कोई मिडिल क्लास, मिडिल भी नहीं कहते हम लोग, तो मिडिल इसलिए कहते हैं ताकि बेइज्जती ना लगे, गरीब घर से अगर कोई व्यक्ति है तो आप अपनी अगर पर्सनल राय रखना चाहें तो डी फार्मा की तरफ उसे जाना चाहिए या बी फार्मा की तरफ? अगर देखो मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया कि अल्टीमेटली सर्टिफिकेट जो होगी वो आपकी डी फार्मा बी फार्मा की सेम होने वाली है, सब्जेक्ट आपके सेम होने वाले हैं, प्रैक्टिकल्स आपके सेम होने वाले हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितना मन लगा के उसको पढ़ रहे हैं। आप डिप्लोमा पढ़ के भी आप बी फार्मा जैसी पढ़ाई कर सकते हैं क्योंकि सब्जेक्ट अल्टीमेटली आपके वही हैं,
कोर्स आपका वही है, आप अगर मन लगाते हैं उसमें डीपली जाके पढ़ते हैं, अगर सिर्फ आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करनी है, आपको डी फार्मा पास करना है, तो एन मुर्गेस की शॉर्ट फॉर्म वाली बुक्स आती हैं, उससे आप पढ़ सकते हैं। या अगर आपको एलाबरेट पढ़ना है तो केडी त्रिपाठी की बुक्स आती हैं फार्माकोलॉजी की, या सत्यनारायण की बुक्स आती हैं उसकी बायोकेमिस्ट्री की। तो डिपेंड करता है कि आप कैसे पढ़ना चाहते हैं। तो डी फार्मा करके भी आप अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं। और बात रही आप मेडिकल खोलना है तो आपका सर्टिफिकेट आपका डिप्लोमा का ही मिल जाएगा। मेडिकल दोनों खोल सकते हैं? हाँ। अच्छा, फिर क्या फ़ायदा होगा अगर हम लोग बी फार्मा करते हैं? क्या एक्स्ट्रा एडवांटेजेस हम लोग को मिलता है? बी फार्मा करके एक्स्ट्रा एडवांटेज ये है कि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग की फील्ड में जाते हैं तो वहाँ पे आपको क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट में आपको जॉब मिल जाएगी, एज कम्पेयर टू। बट डिप्लोमा वाले को नहीं मिलेगी वहाँ पे। डिप्लोमा वाले बिल्कुल सॉरी बीच में आपको थोड़ा सा रोक रहे हैं, लेकिन थोड़ा धीमे धीमे हम लोग चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे जितना भी बच्चा बैठा हुआ है वो ज़्यादातर वो बच्चा है जो गाँव का है, और उसने क्या कर रखा है, मतलब बचपन से ये सिखाया गया कि भाई 12th करना है, 12th के बाद BSc कर लेनी है या BA कर लेना है, या भैया ने किया था, पिताजी ने करा था, परंपरा प्रतिष्ठा वाला मामला है, या बी फार्मा में एडमिशन ले लेना है। तो अब यहाँ पर आप ये बताइए, सबसे पहले तो थोड़ा सा ये क्लियर करिए, जैसे आप कह रहे हैं क्वालिटी वगैरह में जॉब मिल जाएगी या इस तरीके की चीज़ें हैं, तो वो बच्चे जो लोग डी फार्मा पहले करने में एडमिशन लेते हैं, डी फार्मा शायद 2 साल का है। हाँ, 2 साल। तो जब 2 साल हो जाते हैं तो उसके लिए क्या मतलब जॉब कैसे मिलती है, क्या अप्रोच रहती है, कॉलेज से प्लेसमेंट होता है? और वो लोग मान लिया कोई डी फार्मा करके बैठा हुआ जो इस वीडियो को देख रहा है, 2 साल पहले उसने डी फार्मा कर लिया था, अभी बैठा हुआ है वो, और उसके इतने पैसे भी नहीं है कि वो मेडिकल स्टोर खोल पाए, क्योंकि उसमें भी लागत लगेगी अच्छी खासी। मोस्टली ये होता है। जी। तो अब ऐसे बच्चे जो हैं उनके पास जॉब कैसे मिलेगी, मतलब उन्हें क्या करना चाहिए जो बी फार्मा करके बैठे हुए हैं या डी फार्मा करके बैठे हुए हैं, कैसे मतलब वो अप्रोच करें? अगर सबसे छोटे से स्टार्ट किया जाए कि क्योंकि बी फार्मा वाले कहीं ना कहीं जॉब ढूंढ लेते हैं, या डी फार्मा वाले की बात करते हैं जो सबसे छोटा, कॉस्ट भी कम लगती है उसकी और टाइम भी कम लगता है, छोटा कोर्स सबसे मिनिमम कोर्स से स्टार्ट करते हैं। अगर मिनिमम कोर्स भी अगर कोई है जिन्होंने डी फार्मा किया हुआ है तो उनके पास सबसे अच्छे 2-3 ऑप्शन रहते हैं। अगर आपके पास मेडिकल खोलने का पैसा भी नहीं है तो भी आपके पास 2 ऑप्शन ऐसे हैं, ये 3 ऑप्शन कह सकते हैं, एक प्राइवेट जॉब, एक गवर्नमेंट जॉब। बट प्राइवेट जॉब में भी 2 ऑप्शन होते हैं, एक मार्केटिंग कर सकते हैं, एक आप मैन्युफैक्चरिंग में जा सकते हैं। मार्केटिंग में आप एज अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव स्टार्ट कर सकते हैं अपना कैरियर। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आपका कैरियर अगर आप स्टार्ट करते हैं तो उसमें पैसा बहुत है, आप अच्छी जगह से स्टार्ट करिए, मन लगा के काम करिए। अगर आपने वो काम सीख लिया मार्केटिंग में तो वो आपको बहुत आगे ले जा सकता है। और जिसे हम लोग MR बोलते हैं। हाँ, MR बोलते हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। भाई हाँ। जो गांव वाले लोग हम लोग हैं MR बोलते हैं उसे। हाँ। तो MR की जॉब कैसे मिलेगी फिर अगर कोई व्यक्ति चाह रहा है तो? अगर आपको MR की जॉब करनी तो सबसे पहले आप फार्मेसी किए हुए बहुत सारे लोग, मोस्टली बहुत सारे क्या जितने लोग भी फार्मेसी किए हुए सबको पता होता है कि MR कहाँ मिलते हैं, कौन होते हैं, क्योंकि फार्मेसी में लगभग सब लोग फार्मेसी करने के बाद वहाँ जाते हैं, 50% लोग मार्केटिंग में चले जाते हैं। क्योंकि सबसे अच्छी बात ये हो कि अगर मैन्युफैक्चरिंग में जाते हैं आप घर छोड़ के कहीं ना कहीं इंडस्ट्री जो एरियाज हैं वहाँ शिफ्ट होने, या तो अहमदाबाद, इंदौर, मोस्टली बद्दी है हिमाचल प्रदेश में, शिमला मनाली साइड में प्लांट्स हैं। मार्केटिंग करते हैं तो आप जैसे शाहजहाँपुर में, तो यहाँ शाहजहाँपुर में भी जो कंपनी ऑपरेट कर रही हैं तो उन कंपनीज़ में जब भी वैकेंसी आती है तो आप मेडिकल कॉम्प्लेक्स होते हैं, दवा बाज़ार होते हैं, वहाँ दवा बाज़ार में आप रहेंगे ना, लोगों से टच में रहिए। वैकेंसी कभी डिजिटल टाइम है तो बहुत अच्छी चीज़ है कि डिजिटल टाइम में वैकेंसी ग्रुप होते हैं, उसमें आप ऐड हो जाइए। कभी भी जो मीडिएटर्स होते हैं उनके चक्कर में ना फंसें, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग मीडिएटर बन के भी हम आपको जॉब दिलवा देंगे, बीच में वो कुछ कमीशन लेते हैं, उनके चक्कर में ना फंसें। बेहतर है कि आप दवा बाज़ार जाएं, दवा बाज़ार में बहुत सारे मैनेजर्स होते हैं, बहुत सारे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उनसे टच में रहिए। उनके नॉलेज में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कंपनी वैकेंट में रहती है, उनसे कहिए मुझे वैकेंसी ग्रुप पे ऐड कर दीजिए। तो वैकेंसी ग्रुप में हर दिन 4 कंपनी वैकेंसी आती हैं। अगर ओवरऑल देखा जाए, अगर हमारे ऑल ओवर इंडिया में, तो एक एवरेज देखा जाए तो हर एक जगह पे, हर एक बड़े डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 1000 कंपनियां काम कर रही हैं फार्मा की। तो 1000 कंपनियों में अगर एक कंपनी में 2 लड़के भी काम कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट 2000 लोग काम कर रहे हैं, और 2000 लोगों में शिफ्टिंग होती रहती है, क्योंकि उनको एक तो सबसे बड़ी चीज़ होती है पैकेज में। यहाँ पे आप जितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं किसी कंपनी में उतना आपका रिज्यूम स्ट्रांग होता जाएगा। और वैसे वैसे जब आप स्विच करेंगे तो या तो इंटरनल प्रमोशन होगा, या तो अगर आप स्विच करते हैं तो वहाँ पे बार्गेनिंग करके अच्छे पैकेज में जा सकते हैं। अगर आप टॉप 5 या टॉप 10 या टॉप 20 कंपनीज में जा रहे हैं तो वहाँ पे बहुत अच्छा पैसा मिलता है।
अगर टॉप 5 कंपनीज़ की बात करें, जैसे डॉक्टर रेड्डी है, सन फार्मा है, सिप्ला है, एल्केम है, मैनकाइंड है, इंटास है, ऐसे बहुत सारी कंपनी, और भी कुछ कंपनी याद नहीं आ रही होंगी, बट टॉप 10 कंपनीज में ये रहती हैं। अगर इनमें आपको अपॉर्चुनिटी मिल गई तो आपका कैरियर बहुत आगे जाने वाला है। अभी आपने कहा था 3 चीज़ें कि एक तो गवर्नमेंट, दूसरा प्राइवेट में 2, पहला हो गया MR, प्राइवेट में दूसरा क्या? मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग में जाने के लिए आपको, उसके लिए भी आपको किसी कंपनी वाले या किसी से टच में रहना पड़ेगा। मोस्टली उसमें एक मैन्युफैक्चरिंग में जाने के लिए कॉलेज कैंपस से सिलेक्शन होता है, प्लेसमेंट कॉलेज से ही होगा, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में आप डायरेक्ट किसी से टच में नहीं आ पाते हैं। मार्केटिंग में क्या होता है, फील्ड में लोग मिलते रहते हैं, कभी कभी पहचान के भी हो जाते हैं, क्योंकि फार्मेसी की हो तो मोस्टली कॉलेज सेम हो जाता है, या फार्मेसी की हो तो एक अलग रिलेशन बन जाता है, तो उस केस में हो जाता है। बट मैन्युफैक्चरिंग में आपको किसी प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग ही जाना पड़ेगा वहाँ से। गवर्नमेंट सेक्टर में मतलब कुछ अगर आप एक गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत जगह होती हैं। सबसे पहली जगह है कि जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, विदाउट फार्मासिस्ट, ये जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का रूल्स रेगुलेशन देखा जाए तो उसमें नियमानुसार है कि कोई भी मेडिकल स्टोर बिना फार्मासिस्ट के ऑपरेट नहीं होता है। तो फिर वो गवर्नमेंट का मेडिकल स्टोर हो या प्राइवेट का हो, अगर जितने गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं, इवन छोटे छोटे भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं जो PHC बोलते हैं, पब्लिक हेल्थ सेंटर वाले जो होते हैं, वहाँ भी अगर मेडिकल दवाइयाँ बट रही हैं तो विदाउट फार्मासिस्ट के वो दवाइयाँ अलाउ नहीं है बांटना। तो जितने हॉस्पिटल्स हैं, जितने हेल्थ सेंटर्स हैं, सब जगह फार्मासिस्ट होते हैं, और वो सब के सब फार्मासिस्ट गवर्नमेंट के होते हैं। इसकी कुछ वैकेंसी वगैरह आती रहती है? ये वैकेंसी गवर्नमेंट की तरफ से आती हैं। ये मतलब किसी एजेंसी, SSC, UPSC या अलग ही इनके एग्जाम वगैरह होता है? ये जो लोकल गवर्नमेंट होती है, जैसे मैं छत्तीसगढ़ का हूँ तो छत्तीसगढ़ में व्यापम होता है, व्यावसायिक परीक्षा मंडल बोलते हैं उसको, तो वहाँ से वैकेंसीज आती हैं। उत्तर प्रदेश में भी इनका अलग वैकेंसी आता होगा लोकल का जी। तो जितने जब भी वैकेंसी आती हैं तो उसमें आप टच में रहिए, देखते रहिए, किसी चॉइस सेंटर वाले या जो भी हैं जो करते हैं काम एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने का, उनके टच में रहिए तो उनको इन्फॉर्मेशन रहती है कि कब कौन सी वैकेंसी आ रही है। तो स्टार्टिंग में D फार्मा और B फार्मा यहाँ से शुरुआत करके करियर बढ़ जाएगा आगे। जो लोग ग्रेजुएशन कर चुके हैं, यानी जो BSc करके बैठे हुए हैं, इस साल फाइनल हो गई है, 1 साल हो गया है और उनके पास कोई विकल्प नहीं है, उनके लिए फार्मेसी में क्या कुछ करियर ऑप्शंस हैं? BSc में भी बहुत अच्छा ऑप्शन है फार्मेसी के फील्ड में। BSc वाले भी मार्केटिंग कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में भी जा सकते हैं। BSc अगर आपने माइक्रोबायोलॉजी वगैरह से की हुई है या प्लेन BSc की हुई, प्लेन की मोस्टली क्या प्लेन BSc करते हैं लोग, ट्रेडिशनल वाली वही फिजिक्स केमिस्ट्री वाली। हाँ, तो अगर प्लेन BSc की बात करें तो उसमें आप मार्केटिंग कर सकते हैं, फ्रीली आप उसमें अलाउ हुए। और मैन्युफैक्चरिंग में जाते हैं तो वहाँ पे भी जो ऑपरेटर्स होते हैं वो BSc वाले ही होते हैं वहाँ पे। तो 2 ऑप्शन आपके पास ये भी हैं कि BSc वाले भी फार्मेसी फील्ड में आ सकते हैं। तो BSc वालों को मतलब बाद में कोई डिप्लोमा करना पड़ेगा या डायरेक्ट मतलब एलिजिबल हो जाते हैं? नहीं, एलिजिबल हैं, ऑलरेडी एलिजिबल है। BSc अल्टीमेटली बायो की फील्ड वाले एलिजिबल होते हैं फार्मेसी के उसमें। एक छोटा सा सवाल ये है, जैसे हमने बचपन से हम लोगों ने सभी ने पढ़ा है कि काम वो करो जिसकी डिमांड हो। आपके अपने एक्सपीरियंस से बताइए, क्योंकि आपको शायद समय भी अच्छा खासा हो गया इस फील्ड में। कितने 6-7 साल हो गए? 10 साल होने को आ रहा है। 10 साल आपको होगा, और 10 साल किसी भी फील्ड में अगर आप दे देते हैं तो फिर आप मतलब उसके जितने भी प्लस माइनस होते हैं सब लगभग समझ में आ जाते हैं। तो कैसी इस समय डिमांड है फार्मेसी की इंडिया में भी, और कोई अगर विदेश जाने के सपने देख रहा है तो कैसी डिमांड है फार्मेसी सेक्टर की? फार्मेसी की सेक्टर अगर देखा जाए, अगर इंडिया और अब्रॉड देखा जाए तो अब्रॉड में इंडिया के कंपैरिजन में टोटल डिफरेंट है। वहाँ पे जो MBBS या MD डॉक्टर होता है उसका काम होता है सिर्फ डायग्नोस करना, पेशेंट आएगा डायग्नोस करेगा। मेडिसिन जो होती है वो फार्मासिस्ट ही प्रिस्क्राइब करता है। बट वहाँ पे मैं ऑनेस्टली बोलूँगा कि इसमें बोलने मुझे बिल्कुल कोई हिचक नहीं है कि हमारे इंडिया में एजुकेशन का लेवल अभी वो नहीं आया है। अभी भी हमारे यहाँ फार्मेसी करने के बाद लोगों को उतना डीप नॉलेज नहीं रहता है। बट अगर आपको सच में कुछ अच्छा करना है फार्मेसी की फील्ड में तो आप अच्छा करके अब्रॉड जा सकते हैं। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो अब्रॉड में, UK में हैं, दुबई में हैं, तो वो लोग हमारे साथ ही पढ़ के गए हैं। ऐसा नहीं कि वो कहीं और से पढ़ के आए हैं। आज उनकी मंथली सैलरी 2.5-3 लाख रुपए, तो उनका पैकेज वो इनिशियल जी, आगे इन फ्यूचर 50-50 लाख के पैकेज में रहते हैं वो जी, फार्मेसी करके वो।
तो यानी कुल मिला के लोग विदेश भी जा सकते हैं, जा सकते हैं। अच्छा करियर ऑप्शन है। अच्छा, एक छोटा सा सवाल ये आ रहा है कि जो लोग विदेश चले गए और जो लोग यहीं रह गए, ठीक, जैसे आप कह रहे हैं आपके कुछ दोस्त भी हैं जो गए हुए हैं वहाँ पर और यहाँ पे हैं जो, तो आपके हिसाब से, जैसे आपने कहा यहाँ पे एजुकेशन का लेवल अच्छा नहीं है, हो ये रहा है कि कई बार बीएससी भी कई बच्चों ने ऐसे कर ली होगी कि प्रैक्टिकल भी नहीं हुए, हाँ, कुछ नहीं हुआ। ये जो फार्मेसी वाला सेक्टर है, ये मतलब इसमें इंपॉर्टेंट क्या रहता है? थ्योरी वाला पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? अगर प्रैक्टिकल वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है तो फिर थोड़ा सा ये भी एडवाइस दीजिए कि बच्चों को किस तरीके से फार्मेसी, जो लोग भी 12th की बात करने की सोच रहे हैं, वो कॉलेज का सिलेक्शन किस तरीके से करना चाहिए। क्योंकि कई बार बच्चे क्या करते हैं, लोकल कोई भी कॉलेज में एडमिशन ले लिया, वहाँ मतलब फ्रेशर पार्टी हो रही है, हीरो हीरोइन आ रहे हैं, नाच रहे हैं, वो सब अट्रैक्ट होगा उससे, हो कुछ नहीं रहा वहाँ पे। तो थोड़ा सा ये गाइड करिए कि जब एडमिशन आप लें तो उस समय आपको क्या 2-3 चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। अगर फार्मेसी के फील्ड में देखा जाना तो मोस्टली सभी जितने भी कोर्सेस हैं उनमें एक ही चीज़ रहती है कि एक चीज़ इंपॉर्टेंट रहती है, या तो थ्योरी या तो प्रैक्टिकल, या तो हो सकता है कि बाहर की रिसर्च या फिर कुछ भी चीज़ें, सर्वे रहता है। कई जैसे MBA वाले जो रहते हैं तो उनमें सर्वे का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा रहता है। तो फार्मेसी की फील्ड में अगर हम लोग बात करें तो इसमें दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, थ्योरेटिकल भी और प्रैक्टिकल भी। क्योंकि थ्योरी से ही आपको नॉलेज आएगा और प्रैक्टिकल के बाद ही आपको चीज़ें एक्चुअल समझ में आएंगी। क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ पढ़ते नहीं हैं, यहाँ पे आपको करना भी पड़ेगा। अगर आप थ्योरी में पढ़ लिए कि हाँ टैबलेट बनने के लिए ग्रैन्यूल्स बनाने होते हैं, उसको स्ट्राइल करना है, पाउडरिंग करनी होती है, पंचिंग करनी होती है, आपने सब पढ़ लिया। जब तक आप उसको बना के नहीं देखेंगे तब तक आपको कभी भी कुछ समझ में नहीं आएगा कि मैंने जो पढ़ा वो एक्चुअल में कैसे होता होगा। तो ग्रैनुलेशन का जो पार्ट होता है उसमें दिखाया जाता है कि उसमें बता दिया कि हाँ ग्रैनुलेशन होता है, बट ग्रैनुलेशन अगर आप करने बैठेंगे कम से कम 4 घंटे लगेंगे। तो अनटिल अनलेस जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं कर रहे हैं तब तक आपके कुछ समझ में नहीं आने वाला है। तो जब भी आप कॉलेज का सिलेक्शन करें तो 2 चीज़ों को बहुत ध्यान रखें कि वहाँ पे लाइब्रेरी है या नहीं। क्योंकि आप फार्मेसी की जो बुक्स हैं आप मार्केट से ख़रीद के पढ़ लेंगे, इतना आसान भी नहीं है। क्योंकि अगर डिप्लोमा करने जा रहे हैं तो आप फ़ंड का कुछ सोच के जा रहे हैं, बुक्स लेने जाएंगे 1,000-1,500 रुपये की एक बुक है। अगर आपको रेफरेंसेस देखने हैं, एक बुक से पढ़ के आप फार्मेसी में बहुत एक्सपर्ट हो जाएंगे, आपको ये मुझे नहीं लगता है। मैंने जब पढ़ाई की तो लाइब्रेरी की कम से कम 4-4 ऑथर्स की बुक पढ़ता था, तब जाके अब वो 4-4 ऑथर्स की अगर मैं बुक खरीदने जाता तो कोई बड़ी बात नहीं कि मेरी फ़ीस के बराबर सिर्फ बुक्स खरीदता मैं। बिल्कुल। तो लाइब्रेरी देख लीजिए, प्रैक्टिकल लैब देख लीजिए, और वहाँ के जो पास आउट स्टूडेंट्स हैं पॉसिबल हो तो उनसे एक बार बात कर लीजिए कि क्या वहाँ प्रैक्टिकल्स होते थे तो क्या वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल थे, मशीनरीज हैं या नहीं। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि वहाँ पे जो लोग पास आउट हो चुके हैं या जो फाइनल ईयर में हैं, हाँ, वहाँ पे आप जाइए, कैंपस में थोड़ा सा घूम लो यार, करियर का सवाल है। तो अगर आप वहाँ पे जाओगे तो बहुत ही अच्छी से चीज़ें मिल जाएंगी भाई। ठीक है, एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन आ रहा है कि अगर कोई, जैसे आजकल एक नया शब्द आ गया स्टार्टअप, कि हम अपना स्टार्टअप खोल लेंगे। हालांकि इसमें भी बच्चों को बड़ा कन्फ्यूजन रहती है कि हमने बिजनेस कर लिया, और इन सब में बड़ा फ़र्क है। लेकिन रियलिटी है कि जो लोग भी अपना एक एंटरप्रेन्योर बनकर कुछ स्टार्ट करना चाह रहे हैं फार्मेसी के बाद, वो कह रहे हैं हम जॉब नहीं करेंगे, ना प्राइवेट में जाएंगे ना गवर्नमेंट में जाएंगे, हमें अपनी कुछ अपना स्टार्टअप शुरू करना है। तो वो क्या क्या कुछ ऑप्शंस आपके सामने हैं जो आपको लग रहा है कि आ सकते हैं? जैसे एक तो आपने मेडिकल स्टोर ही बता दिया, थोड़ा सा इसे एक्सप्लेन करिए। स्टार्टअप्स की अगर बात की जाए तो अगर आपके पास फंड है तो इंडिया में, मैं कहता हूँ वर्ल्ड लेवल का तो पता नहीं, बट इंडिया में अभी सबसे ज़्यादा ग्रोइंग कोई इंडस्ट्री है तो फार्मा इंडस्ट्री है। आपने कोविड में भी देखा होगा कि सारी मार्केट बंद थी, एक ही मार्केट ओपन थी, वो थी इंडस्ट्री, हमारी फार्मा इंडस्ट्री। इवन डॉक्टर्स भी उसमें हेजिटेट हो रहे थे, बट मेडिकल वाले बहुत कमा रहे थे उसमें, क्योंकि डॉक्टर्स भी डिपेंड करते हैं मेडिकल दवाइयों के ऊपर। और अगर डॉक्टर डायग्नोज कर लिया कि आपको बुखार है और आपको दवाई नहीं मिल रही है तो डॉक्टर आपको कभी ट्रीट नहीं कर पाएगा। जब आपके पास पैरासीटामोल ही नहीं होगी तो कैसे ट्रीट करेगा। तो सबसे ग्रोइंग मार्केट कहा जाए और कभी भी ये बंद नहीं होने वाली मार्केट। फार्मेसी ऐसी फील्ड है जो आज से मैं कहता हूँ जब तक इंसान का जीवन है तब तक ये दवाइयों की मार्केट कभी बंद नहीं होने वाली है, क्योंकि इंसान है तो बीमारियाँ, बीमारियाँ तो दवाइयाँ, बिना दवाइयों के जीवन नहीं कटने वाला। और अभी इन फ्यूचर जिस टाइप से इंडिया को डायबिटिक कैपिटल बोलने लगे हैं वर्ल्ड लेवल पे कि डायबिटिक, हाइपरटेंशन ये रेगुलर दवाइयाँ हो गई हैं, तो अब उसके कस्टमर्स जो हैं आपके रेगुलर हो चुके हैं। तो ये तो खैर मेडिकल पार्ट की बात हुई। अगर आप स्टार्टअप देखें तो एक तो मेडिकल हो गया, उसके अलावा आप होलसेल एजेंसी डाल सकते हैं। अगर आपके पास फंड अच्छे हैं आप होलसेल की एजेंसी डालिए।
और अच्छा आपको कुछ अच्छा करना है, मार्केटिंग में करना, आपको एक कंपनी की डीलरशिप ले लीजिए, पर्टिकुलर एक कंपनी का उसका नाम रजिस्टर करवाइए, आप उसके एज ओनरशिप ले लीजिए, आप अपने नाम से ब्रांडिंग करवाइए, MRP कॉस्ट जो है सब, बहुत सारी कंपनियां जो हमारे सामने स्टार्ट हुई आज वो अच्छी ग्रो अप कर गई हैं। बहुत सारी कंपनी ने में जो हमारे फ्रेंड्स ने शुरुआत किया था कैरियर, वो भी छोटी छोटी कंपनियां थी, आज बहुत बड़ी बड़ी कंपनी हो गई हैं। एक छोटा सा सवाल ये आ रहा है, जैसे आदमी का असली मोटिवेशन पैसा है, तो जो लोग फ्रेशर होते हैं उनकी सैलरी लगभग कहाँ से शुरू होती है? और एक कोई ऐसा व्यक्ति, जरूरी नहीं आप उससे मिले हों, क्योंकि आज जब आदमी उस फील्ड में होता है तो कई बार ये दिखाया जाता है कि मान लिया अभी हम 3 लाख पे हैं, तो बातचीत चलती है कि वो वाला व्यक्ति वो 10 लाख रुपये महीने कमा रहा है। तो ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो अभी हाईएस्ट, मतलब आपने सुना है कि इसका इतना पैकेज है, ठीक है, और शुरुआती जो फ्रेशर लोग हैं उनका स्टार्टिंग कहाँ से हो जाती है? फ्रेशर अगर हैं तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपको लगता है कि मैं मार्केटिंग में जाना चाहता हूँ, तो आपको सन फार्मा या एल्केम या जो टॉप 5 टॉप 10 की कंपनीज हैं, मोस्टली वो फ्रेशर कंसिडर नहीं करती हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि फ्रेशर लड़का आएगा, मैं उसको 3 महीने पहले काम सिखाऊंगा, फिर 3 महीने बाद से वो मुझे कुछ बिजनेस देगा। तो जो ग्रोइंग कंपनीज होती हैं वो मोस्टली फ्रेशर को प्रेफर नहीं करती हैं, उनको ये लगता है कि मेरे 3 महीने ख़राब हो रहे हैं, और उनके लिए एक एक दिन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो आप छोटी कंपनी से स्टार्ट करिए। छोटी कंपनी में आपको पैसे बहुत ज़्यादा नहीं मिलेंगे, मोस्टली 18 से 20 हज़ार रुपये आपकी बेसिक सैलरी होगी, और उसके अलावा आपके एक्सपेंसेस जो हैं वो कंपनी पे करती है। आपका डेली अलाउंस, आप कहीं एक स्टेशन वर्किंग पे जा रहे हैं, फील्ड पे जा रहे हैं, तो उसका अलाउंस कंपनी पे करेगी। आप कहीं मीटिंग पे जा रहे हैं, उसका अलाउंस कंपनी पे करेगी, आइदर ट्रैवल अलाउंस हो या फिर वहाँ पे आप स्टे कर रहे हैं तो आपकी जो सैलरी वो तो आपकी सेफ़ रहेगी। छोटी कंपनी से आप पहले काम करिए, सीखिए, उस कंपनी में अच्छा चल रहा है आपका, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है कहीं और कंपनी में, बड़े हाउस में, आप स्विच कर सकते हैं। यहाँ कोई बॉन्डिंग नहीं होती कि आपको इस कंपनी में आपको 5 साल काम करना है, आप 6 महीने में भी छोड़ सकते हैं, आप 6 साल में भी, और आप रिटायर भी हो सकते हैं। बहुत सारी कंपनी में मैं जानता हूँ जो लोग 60 साल में रिटायर हुए कंपनी से। एक लंबा टाइम पीरियड आदमी ले सकता है। नहीं, हाईएस्ट वाला नहीं बताया आपने। हाईएस्ट में जो मुझे अभी तक नॉलेज है कि एल्केम के CEO हैं डॉक्टर विकास गुप्ता, तो श्योर नहीं हूँ क्योंकि वहाँ के पैकेज पता नहीं चलते। हाँ, मतलब तो एक जो सुनी बात है, तो ऑलमोस्ट 50 करोड़ के आसपास का पैकेज है उनका। 50 करोड़, और स्टार्टिंग बात करी गई हम लोगों ने 18 से 20 हज़ार रुपये से। अच्छा, जब स्टूडेंट लाइफ में कोई व्यक्ति फार्मेसी की तरफ बढ़ना चाह रहा है, ये बात तो हम लोगों ने क्लियर कर ली है कि अगर आप BSc भी किए हुए तो डायरेक्ट BSc के बाद आपके पास करियर ऑप्शन है। हाँ। अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है भाई, ठीक है। तो जो लोग भी खाली बैठे हुए हो, जब तक हाथ पैर नहीं मारोगे यार कुछ होगा नहीं, ठीक। लेकिन कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो बच्चा अगर फार्मेसी सेक्टर में जाना चाह रहा है, और ये बात भी हम लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से क्लियर कर दी कि अगर आप गरीब आदमी हो तो जरूरी नहीं आप 1.5-2 करोड़ रुपए खर्च करो MBBS की तरफ जाओ, यहाँ से भी आप आगे बढ़ के करोड़ों रुपए तक पहुंच सकते हो। हाँ, अच्छा कर सकते हो। तो ऐसी कौन सी बेसिक स्किल्स हैं जिन पे बच्चों को काम करना चाहिए? बेसिक स्किल्स में सबसे अच्छी स्किल होती है हमारा दिमाग। अगर आप मेंटली प्रिपेयर हैं कुछ करने के लिए तो आप सब कुछ कर सकते हैं। अगर आप मेंटली प्रिपेयर नहीं हैं तो आपको कोई भी चीज़, मैं कहता हूँ जॉब में ला के बहुत अच्छी कंपनी में मैंने आपको जॉब लगवा दी अपने रेफरेंस से, बिना इंटरव्यू के मैं आपकी जॉब लगवा दिया, आप वहाँ भी काम नहीं कर पाएंगे जब तक आप मेंटली प्रिपेयर होना। तो सबसे बेसिक चीज़ है कि आपको मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए। यही सबसे बड़ी स्किल होती है कि आदमी हर कुछ सीख सकता है, हर कुछ। इवन जो आर्मी में जाते हैं लड़के, ये यहाँ से कभी उनको गन चलानी नहीं आती है, वो जाके वहाँ उनकी कोई स्किल नहीं होती है। घर में कोई भी, मुझे लगता है कि कोई भी अच्छे सभ्य घर का लड़का कभी भी गन नहीं चलाया होता है, लेकिन वो आर्मी में जाके उनसे ज़्यादा साफ शूटर नहीं हो सकते आप। तो वो भी एक स्किल है, वो कभी स्किल यहाँ नहीं थी उन्होंने, लेकिन मेंटलिटी सेट कर रखी थी कि मुझे आर्मी में जाना है और गन चलानी है, तो वो जाके वो सीख गए वहाँ पे। यानी समय के साथ सीखते रहो, बाकी ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। हाँ। सीखने के लिए हमेशा तैयार रहो। एक चीज़ दिमाग में आ गई है, काफ़ी अच्छे से आप चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे हैं। हम लोग तो मतलब अभी फार्मेसी के फील्ड में हम लोगों को कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन एक चीज़ हम लोगों ने सुनी है कि एक मेडिसिन होती है जेनरिक मेडिसिन, और एक दूसरी होती है शायद एथिकल होती है। और लोग बताते हैं जो जेनरिक वाली होती है वो बहुत सस्ती होती है, लेकिन जो है काम शायद एक ही करती हैं। थोड़ा सा इसके बारे में बताइए ताकि जो है हम लोग जो समाज वाले लोग हैं थोड़ा सा जानकारी मिले हम लोगों को भी इस क्षेत्र में। जेनरिक और एथिकल में वो बात बिल्कुल सही है कि कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है।
जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग में जब होती कि मैन्युफैक्चरिंग के जब आप कभी कभी दवाइयों की स्ट्रिप उठाएंगे ना, तो उसमें एक लिखा रहता है मैन्युफैक्चर्ड बाय दिस कंपनी एंड मार्केटेड बाय दिस कंपनी। सपोज कोई एक कंपनी मार्केटिंग वाली है, उसने वो जो है उसने थर्ड पार्टी से बनवाया हुआ है, तो जब मैन्युफैक्चरिंग करवाते हैं तो उसको, सपोज आप थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग है, मैं मार्केटिंग वाला हूँ, मैंने आपको ऑर्डर दिया कि 2 लाख पैरासीटामोल की टैबलेट मुझे चाहिए। अब आपको ऑर्डर मिला हुआ है तो आप नेट 2 लाख तो नहीं बनाएंगे, क्योंकि जो बल्क अमाउंट में बनता है, रॉ मटेरियल आता है, वो 2 लाख का टैबलेट का है कि आप कैसे मेज़र करेंगे। तो एक अंदाजे में बनता है। तो कभी कभी क्या होता है कि 2,20,000 टैबलेट बन गई या 2,40,000 टैबलेट बन गई। तो जो 40,000 टैबलेट बनी वो तो साथ में बनी है ना, वो वेस्ट तो नहीं कर सकते क्योंकि पैसा उस पर भी लगा हुआ है, क्वालिटी उसकी भी वही है। बट जो 2 लाख का मैंने आपको ऑर्डर दिया था, उस पर क्वालिटी कंट्रोल होगी, उस पर क्वालिटी अश्योरेंस होगा, उस पर हार्डनेस टेस्ट, थिकनेस टेस्ट, दुनिया के जितने भी टेस्ट होते हैं, मैं आपको क्वालिटी बताऊंगा कि मुझे ये क्राइटेरिया पे ये टैबलेट चाहिए, ये स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो आप वो सारी क्वालिटी उस टैबलेट में मेंटेन करके देंगे। बची हुई जो 40,000 टैबलेट हैं वो किलो के भाव बिक जाती हैं, काउंट भी नहीं होती कि कितनी टैबलेट हैं वो जी। वो किलो के भाव में बिकती हैं, बोरी में भरी जाती हैं, चली जाती हैं, वो पैक होती हैं। अब थी इसके साथ वाली, तो उसमें एफिकेसी में कहीं कोई समस्या नहीं है, रॉ मटेरियल सेम है, क्वालिटी सेम है, सब चीज़ सेम है। बस उसमें क्या हुआ कि क्वालिटी जो चेकअप होता है, अश्योरेंस होता है, टेस्ट होते हैं, वो नहीं होते हैं, वो डायरेक्ट मार्केट में आती हैं। कई बार वहाँ पे दिक्कत आती है जेनरिक में, जब एट द टाइम ऑफ पैकेजिंग में उस क्वालिटी उतना बची नहीं रहती है, क्योंकि वो हवा के कंपेयर में टच में आती हैं। उसका एटमॉस्फेयर जैसे ही टच होता है मॉइस्चर आ जाता है, कई बार उनकी थिकनेस उतनी रहती, टच करेंगे कई बार पाउडर हाथ में आ जाता है, ये ब्रेक हो जाती हैं। जेनरिक में आपको ही मिलेगा, एथिकल में कभी भी आपको ये चीज़ें नहीं मिलेंगी। एथिकल में हमेशा कोटिंग रहेगी, उस पर बहुत तरीके से उसका होगा, सब चीज़ें रहती हैं। तो सरल भाषा में अगर हम लोग समझें तो जो जेनरिक मेडिसिन है, एक तरीके से बात की जाए तो काम की नहीं है। हाँ, बोल सकते हैं। अगर हम लोग घुमा फिरा के बात ना करें कि भैया अगर आप क्वालिटी चाह रहे हो, अपने हेल्थ से खिलवाड़ नहीं करना चाह रहे हो, तो शायद जेनरिक मेडिसिन आपके लिए नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, वो किलो के भाव बिकी हुई चीज़ है, वो आपकी किस्मत पे है। ठीक निकल गई तो अच्छा है, और ये भी हो सकता है कि भरते समय, पैकिंग करते समय उसकी हो सकता है खिलवाड़ हो गया हो अच्छा खासा। होता ही है उसमें, क्योंकि एटमॉस्फेयर के हर दवाई का एक जो केमिकल है, अल्टीमेटली जी बिल्कुल केमिकल है, और एटमॉस्फेयर के टच में आया, एयर के कांटेक्ट में आया, बिल्कुल, तो वो डेफिनेटली जरा सी बात पर रिएक्शंस होते हैं, डिग्रेड होता ही है वो। जी बिल्कुल। एक छोटा सा सवाल ये है, अब आप तो 10 साल से इस फील्ड में हैं, जो हमारी सोसाइटी है, समाज, जैसे समाज की एक बहुत गंदी मेंटेलिटी है कि सरकारी नौकरी वाला अगर लड़का है तो बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही कुछ कर रहा है, भले वो कुछ भी कर रहा है, भले वो विराट कोहली है, तब भी यार बाकी तो ठीक है, लेकिन अगर सरकारी नौकरी होती तो बड़ा अच्छा होता। समाज पे इस फील्ड का क्या इम्पैक्ट है, मतलब समाज किस तरीके से देखता है? जैसे कई बार लोग कहते हैं हम एमआर है, अरे मोटरसाइकिल पे धूप में भटकते घूम रहा, क्या कमाल। समाज पे क्या इम्पैक्ट है, और आप अपने नजरिए से किस तरीके से देखते हो, और बच्चों को कैसे मोटिवेट करोगे कि वो इस फील्ड में आगे बढ़ के पैसे बनाए? समाज जो होता है वो समाज हम ही बनाते हैं, समाज कहीं और से आया नहीं होता है, समाज में हम ही होते हैं। कई बार होता है कि हमें जानकारी का अभाव होता है जी। जब जानकारी का अभाव होता है तो हम अपना एक परसेप्शन बना लेते हैं कि ये ऐसा होता है, मैंने आपसे कहा, आपने किसी और से कहा, और वो धीरे धीरे वो परसेप्शन पूरी सराउंडिंग्स में आ जाता है, वही समाज बन जाता है। अब एक चीज़ है कि 2 चीज़ें हैं, एक फार्मा वाला है, एक डॉक्टर होता है, दोनों का सेगमेंट सेम है, दोनों मेडिकल डिपार्टमेंट्स हैं, इवन गवर्नमेंट भी देखती है तो उनको स्वास्थ्य विभाग में आते हैं। उसकी डॉक्टर की आप रिस्पेक्ट देखेंगे बहुत है, भगवान बोला जाता है उनको। फार्मेसी वालों का लोगों को पता नहीं है, उसमें कहीं ना कहीं गलती फार्मेसी वालों की खुद की है, क्योंकि उन्होंने कभी भी समाज में बैठ के ये बातें नहीं की कि हमारी भी कोई वैल्यू होती है। और आज भी मैं कहता हूँ दवाइयाँ जो बनती, कभी भी कोई डॉक्टर, मैं कहता हूँ कोई भी डॉक्टर बोल दे मुझसे कि मैंने दवाइयाँ बनाई हैं, कभी नहीं, कोई डॉक्टर नहीं बनाता है। जी। डॉक्टर्स को कुछ भी नहीं पता होता उसमें कहाँ से बन के आई, कैसे बन के आई। वो जो जिनकी बात आप कर रहे हैं एमआर होते हैं, वो फील्ड में जाते हैं जी। वही वो नई उनकी हर एक, देखो हर कंपनी के मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो जाते हैं डॉक्टर के पास, वो जाके बताते हैं कि हमारी कंपनी की ये मॉलिक्यूल है, ये इसका कॉस्ट है। क्योंकि जब डॉक्टर लिखता है तो वो पेशेंट का
कॉस्ट देख के लिखता है कि वो किस लेवल का है पेशेंट। बिल्कुल। कभी गांव के पेशेंट आते हैं, उनके पास उतना फंड नहीं रहता है, क्योंकि दवाइयाँ जो 5 रुपए की मिलती है वो 50 रुपए की भी मिलती हैं। तो अगर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव वो डॉक्टर पास जाकर नहीं बताएगा कि मेरी 5 रुपए की है, उनकी आप जो लिख रहे हैं वो 50 रुपए की है, तो अल्टीमेटली समाज को ही घाटा है। हम लोग जैसे एज अ समाज, अगर अब आप कह रहे हो जो 5 की है वही 50 की है, अब हम मान लिया गए अंगूठी वंगूठी पहन के हीरो बन के, डॉक्टर ने लिख दी 50 वाली दवाई, तो मतलब हम भौरा बन गए या फिर कुछ 50 वाली दवाई में कुछ क्वालिटी होएगी? मैंने अभी आपको बताया, जब मैन्युफैक्चरिंग होती है तो उसमें एक स्टैंडर्ड सेट करती कंपनी जी। जैसे आप देखा जाए, जो अभी तक इन दिनों में समझ में आया कि सबसे महंगी दवाइयों में से अगर देखा जाए तो MNCs की होती हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज जो होती हैं। वो क्या होता है, उनके खुद के रिसर्च मॉलिक्यूल होते हैं, या तो उन्होंने पेटेंट करवा रखा होता है, या तो वो फॉरेन से जो मॉलिक्यूल हैं उनको इंडिया में लॉन्च कर रहे हैं, तो उसका वो अलग पैसा लेते हैं। सपोज अभी जैसे कि लास्ट कुछ टाइम पहले सीटाग्लिप्टिन डायबिटिक की ड्रग आती है, तो वो पेटेंट थी, वो जैसी पेटेंट से हटी कम से कम 20 कंपनियों ने लॉन्च कर दिया एकदम से। वही दवाई 48 रुपये की टैबलेट मिलती थी, अब वो मार्केट में 7-8 रुपये 9 रुपये की टैबलेट में अवेलेबल है। नहीं तो हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर किसी दवाई के हम लोग ज़्यादा पैसे दे रहे हैं, हाँ, तो वहाँ पे हम लोग को क्वालिटी मिल रही है। क्वालिटी मिलेगी आपको, सेम क्वालिटी मिलेगी, क्योंकि एथिकल अगर आप मेडिसिन खरीद रहे हैं तो एथिकल की जितनी भी कंपनीज हैं, कोई भी कंपनी अपनी क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती है, क्योंकि इनको मार्केट में बने रहना है। अच्छा, जो लोग फार्मेसी में आना चाहते हैं उनके लिए मोटिवेशन क्या होना चाहिए? जैसे आर्मी में जो लोग होते हैं देश के लिए कुछ भी करते हैं, जो लोग फार्मेसी में आना चाहते हैं उनके लिए क्या मोटिवेशन होता है? फार्मेसी में जो आते हैं मोस्टली मैंने जो देखा है, क्योंकि हम लोग भी साथ में पढ़ते थे, तो 30-40% लोग ये रहते थे जब जिनकी नीट क्वालिफाई नहीं होगी, क्योंकि हम लोग जब किए थे तो उस टाइम PMT चलती थी, AIPMT चलती थी। तो जो AIPMT क्वालिफाई नहीं कर पाए या लोकल PMT क्वालिफाई नहीं कर पाए, वो आके फार्मेसी कर लिए। तो वो तो बाय मिस्टेक वाला था, बट एक्चुअल अगर आपको फार्मेसी करनी तो सबसे बड़ा मोटिवेशन ये है कि एक ऐसा टेक्निकल कोर्स है ये, जिसमें आप अकेले हैं। अगर आप 4 लोग बैठे हुए हैं, उसमें आप अकेले फार्मेसी वाले हैं, तो आपके इक्वल नॉलेज किसी को नहीं है। बहुत बढ़िया। अच्छा, एक चीज़ ये है, अपनी लाइफ, जो आपकी लाइफ 10 सालों की गई है, जैसे अगर हमसे कोई पूछे मेरा जो टीचिंग करियर है लगभग 14-15 सालों का, तो इसमें हम बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स बता सकते हैं जो इंस्पायरिंग भी रहे, कई बार दिक्कतें भी आई, ठीक है, मान लिया 1-2-3 बार तो जेल जाने की नौबत आ गई। ऐसे कौन से इंस्पायरिंग मोमेंट रहे जहाँ पर आपको लगा यार इस फील्ड में आके हमने बहुत अच्छा किया? जैसे हमें कई बार ये लगता है, कई बार हम आपको बताएं बैठे होते हैं तो बहुत सारे लोगों की मम्मी आती हैं, पापा आते हैं, वो अपनी समस्या बताते हैं, सर हम फीस नहीं दे पाएंगे, हम ऐसे पढ़ेंगे, फिर हमें लगता है यार लोग मेरे पास आ रहे हैं समस्या बताने, राजा वाली फीलिंग आ रही है। ऐसे कुछ मोमेंट जब आपको प्राउड फील हुआ हो यार हम इस सेक्टर में आ गए, मज़ा आ गया, कुछ ऐसे 3-4 मोमेंट जो आप बताना चाहें 10 साल में? ये फार्मेसी वालों के लिए ये ऑलमोस्ट हर वीक में एक केस आपको मिलेगा, क्योंकि जिन्होंने फार्मेसी की हुई है तो लोग जब भी दवाइयाँ मिलती हैं, अब किसी कोई बीमार होता है, क्योंकि हम जिस समाज में रहते हैं कोई ना कोई बीमारी बनी रहती है लोगों के, दवाइयाँ लोग खाते रहते हैं, कुछ ना कुछ रहा। तो जिस चीज़ का किसी को नॉलेज नहीं है, खासकर तब जब आप किसी एरिया में रह रहे हैं, वहाँ पे उस एरिया में किसी को लोगों को उतना नॉलेज नहीं है मेडिकल का, वो डॉक्टर के पास जाने में भी वो सोचते हैं कि डॉक्टर के पास जाएंगे 200 रुपये फीस देनी पड़ेगी, 500 रुपये की दवाइयाँ लिखेंगे, और 500 रुपये अगर टेस्ट लिख दिए तो 1000-1500 रुपये मेरे गए जी। तो वो कई बार आपके पास कंसल्ट करने आ जाता है कि मुझे ऐसा सा लग रहा है, और आप वहाँ पे उस टाइम बता पाते हैं। तो अगर आपके पास कोई किसी उम्मीद से आया है और आप उसकी उम्मीद पे खरे उतर हैं, आप उस चीज़ के काबिल हैं, तो सब इससे मुझे लगता है इससे ज़्यादा बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं होता कि अगर आप किसी के काम आ रहे हैं, किसी की मदद कर पा, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है आपको। इसमें सच में ये तो आपका टेक्निकल कोर्स था, इसमें तो आपको कोई मेहनत नहीं है। अगर आपने किसी को कुछ बता दिया कि ठीक है आपको फीवर आ रहा है, वायरल फीवर है, तो एक काम करो, एक सेफेक्सिम की 200 mg की 5 दिन का कोर्स कर लेना, और एक कैल्पोल 650, पैरासीटामोल 650 की मेडिसिन ले लेना। तो इसमें आपका क्या बिगड़ गया भैया? आप तो अपना काम कर ही रहे हैं, बट एक आदमी जो आपके पास आया कुछ उम्मीद से, उसका एक ट्रीटमेंट हो गया। बट मैं कहता हूँ कि फार्मेसी वाले जब भी ऐसा किसी को एडवाइस करें, तरीके की एडवाइस करो भाई। अगर आपको नॉलेज नहीं है उस चीज़ का, तो आप कोई आया है तुम उसको कुछ भी बता दूँ, ये मत करो। बहुत बढ़िया, क्योंकि ये प्रोफेशन है, और प्रोफेशन की इमेज आप हर एक बंदे पे टिकी हुई है। जी जी बिल्कुल। एक सवाल आ रहा है दिमाग में, थोड़ा सा मजाक वाला है,
हमारे जो मामा हैं वो मेडिकल क्षेत्र से ही हैं, और बचपन में हम देखते थे उनके घर में गिफ्ट यार बड़े आते थे। तो जब भी कभी हम उनसे पूछते थे मामा ये, वो कहते थे देखो नई टीवी लेके आए हैं। तो हम कहते थे दवाई में आई है क्या? तो फिर वो कहते थे हम भी दवाई में आए हैं। मतलब सरल भाषा में कहें, उनके घर में टीवी, फ्रिज, अलमारी, कूलर जो था वो कहते थे ये सब दवाई में आया। दवाई बेचते हैं, मतलब क्या इतने सारे गिफ्ट निकलते हैं? वो गिफ्ट रहते हैं मेडिकल वालों के लिए जी, मेडिकल और डॉक्टर्स के लिए रहते हैं। कई बार डॉक्टर्स को कन्विंस करने के लिए, रिमाइंड करवाने के लिए। सपोज एक आप डॉक्टर हैं, मैं एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हूँ किसी कंपनी का, तो मैं आपसे कोई मेडिसिन लिखवाना चाह रहा हूँ, तो मैं आपको आज आया बताया कि सत्यम सर मेरी ये मेडिसिन आप सपोज टाइफाइड के लिए मुझे मेरी सेफेक्सिम में ये ब्रांड आता है, आप लिख देना। अब मैं आपको आज बोल के चला गया, अब मैं आऊँगा आपसे 15 दिन बाद आपसे मिलने। इन बिटवीन आपको 2-3 दिन बाद आपको लगा कि नहीं यार अभिषेक बहुत दिन से आ रहा है, इसका मुझे लिख देना चाहिए ब्रांड। अब आपको वो ध्यान नहीं आ रहा कि अभिषेक ने कौन सा ब्रांड बता के गया था। तो उस केस में आप कंपनी वाले क्या करते हैं कि जो उनको लगता है कि ये डॉक्टर मेरा लिख सकता है, तो उसको कुछ एक गिफ्ट दे आते हैं। डेली दिखेगा तो दिखेगा, वो गिफ्ट रखा रहेगा तो उसको ध्यान आएगा कि अच्छा ये यही ब्रांड अभिषेक ने दिया था, इसका ब्रांड लिख देता हूँ। तो एक थोड़ा सा एक रिलेशन डेवलप करने के लिए, अदरवाइज क्योंकि डॉक्टर को उस छोटे से गिफ्ट से बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो इतना अर्न कर रहा है कि आपके वो 500, 1000 रुपये, 200-2000 रुपये गिफ्ट के लिए नहीं बैठा हुआ है। वो उससे ज़्यादा फीस दिन में अर्न कर रहा है। बट ये रिमाइंडर के लिए होता है, एक रिलेशन डेवलपमेंट के लिए होता है। ये डॉक्टर के केस में होता है। अगर मेडिकल के केस में देखा जाए तो वो उनकी परचेसिंग पे होता है कि आप मेरी कंपनी के इस ब्रांड को, सपोज मैंने जो देखा है अभी तक का एक बहुत बड़ा ब्रांड है एसी लॉक। एसी लॉक ऐसी OTC मार्केट में बिकता है, ओवर द काउंटर बोलते हैं उसको। वो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन में कम रहता है, लोग मेडिकल में जाके एसी लॉक दे देना कह देते हैं। हम लोगों को भी सुना लग रहा है, गैस वगैरह में। हाँ वही गैस का रैनिटिडिन होती है वो। रैनिटिडिन की बहुत ब्रांड आते हैं, बहुत मतलब 50 ब्रांड होंगे, बट एसी लॉक ने अपना एक नाम बना लिया है। डेक्सोरेंज की एक सिरप आती है, तो उसने एक अपना नाम बना लिया है। तो ऐसे बहुत सारे ब्रांड होते हैं जिन्होंने अपना नाम बना रखा है। तो मेडिकल वालों के पास एक ऑप्शन होता है कि अगर आप एसी लॉक की एक पेटी, एक केस खरीदते हैं तो साथ में आपको एक कुकर मिलेगा। तो उस केस में अब उनको पता है कि मेरी खपत महीने भर की एक केस तो मैं बेच लूँगा, मेरे पास इतने तो कस्टमर आते हैं। तो उस केस में कहता है ठीक है काम करो, 2 केस लूँगा तब क्या दोगे? एक केस में तो तुम कुकर दे रहे हो, मैं तुमको एक केस ज़्यादा दूंगा, तो कह रहा 2 कुकर ही दे दूंगा। बोलेगा नहीं 2 कुकर नहीं, और क्या बताओ। तो जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव उनका भी एक टारगेट सेट होता है कि कंपनी ने अगर आपको पैसे दे रहे हैं काम करने के लिए, तो उनको टारगेट देती है कि आपको महीने में ये टारगेट अचीव करना है। तो सपोज 10 लाख उसका टारगेट है, तो वो 10 लाख कैसे अचीव करना, 10 लाख कहीं एक जगह नहीं बेचता है। वो जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ना, उनको हम हल्के में लेते हैं, बट वो बहुत टेक्निकल होते हैं। वो आपको वो जब आपसे बात कर रहे होते हैं ना, तो वो आपसे रिलेशन नहीं बना रहे होते हैं, वो अपना बिजनेस देख रहे होते हैं। वो आप कौन सा मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आपके पास कितनी देर बैठ रहा है, ये समझ में आता है कि आप कितने बड़े बिजनेसमैन हैं। जो MR होते हैं, अगर आपका आधे घंटे बैठा हुआ है वो, तो डेफिनेटली आप बिजनेस अच्छा कर रहे हैं। अगर आपको आके नमस्ते भाई साहब बहुत बढ़िया सब चल रहा है पूछ के चला गया, तो आपका बिजनेस अभी अच्छा नहीं चल रहा है। क्योंकि वो MR जो होता है वो सिर्फ बिजनेस देखता है, मेरा बिजनेस कहाँ मैं खोज सकता हूँ। तो वो अगर 2 केस में उसके पास ऑप्शन है, वो अपने सुपीरियर से पूछेगा कि 2 केस में क्या देंगे अपन। तो उनके पास ऑप्शन होते हैं। कंपनी के पास, कंपनी बहुत सारी चीज़ें रखती है, वो सब हिडन होती हैं। मेडिकल वाले के लिए एक चीज़ दिखाएंगे, कुकर। हिडन जो होती है वो कभी नहीं बताता, वो कहेगा कि काम करो 2 नहीं 4 करो, तब मैं कर दूंगा आपके लिए। फिर वहाँ डीलिंग चलती है वहाँ में। तो 4 केस हुआ तो चलो ठीक है, इसमें मैं टीवी करवा दूंगा आपको बस ऐसा कहता हूँ, 10 लोग को दे आते हैं। तो ये से आती है टीवी और फ्रिज। चलिए बढ़िया लगा। फिलहाल ये काफ़ी हम लोग डिस्कशन डिटेल में करा है, लेकिन अब इस अगर पॉडकास्ट को हम लोग समराइज़ करें तो 2 सवाल आते हैं लास्ट में। पहला सवाल ये है कि जो लोग ग्रेजुएशन करके बेरोजगार बैठे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि हमें जॉब नहीं मिल रही है और हमने बड़ी मेहनत से पढ़ाई करी है, हम ग्रेजुएशन करके बैठे हुए हैं, अभी वो इंस्टेंट क्या करें? कि हम लाखों की बात नहीं कर रहे हैं, कि ज़्यादा नहीं तो 10, 12, 15 हज़ार रुपये, 20 हज़ार रुपये वो कमाने लगे, इंस्टेंट वो क्या कर सकते हैं? इंस्टेंट में सबसे अच्छा ऑप्शन है BSc वाले और फार्मेसी वाले हैं, उनके लिए मार्केटिंग शुरू कर देनी चाहिए। क्योंकि मार्केटिंग में हर दूसरे दिन एक वैकेंसी रहती है, हर दूसरे दिन। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना, दवा बाजार जाना है आपको। आज जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं, आपको कल फ़ोन आ जाएगा कि आप इंटरव्यू के लिए आ जाइए। अच्छा, तो नहीं दवा बाजार मैनेजर वगैरह आपने शुरुआत में बताया? मैनेजर रहते हैं, फील्ड वाले रहते हैं, वहाँ पे वैकेंसी स्टिक रहती हैं।
और फिर आप जो चीज़ चाहोगे वही मिलेगी यार। हाँ। सच ये है कि भैया कि जब हम लोग उस समय थार खरीदने वाले थे तो हर तीसरी गाड़ी थार दिख रही थी। हाँ। फिर हम लोगों ने बलेनो ली तो हर तीसरी गाड़ी बलेनो दिखने लगी। तो आप जो देख रहे होते वही दिखता है सड़क पे, बाकी चीज़ आपको दिखाई नहीं देती हैं। तो जब आप इंटरेस्ट लोगे तो फिर आपको पता चलने लगेगा, फिर आपको फेसबुक पे ग्रुप भी वही दिखाने लगेगा, फिर रील्स भी आपको वही आने लगेंगी, फिर सारी चीज़ें वही ऑटोमेटिक होने लगती हैं। अच्छी बात है। तो पहला तो इंस्टेंट अगर आपको जॉब चाहिए है तो आप मार्केटिंग शुरू कर दीजिए। ठीक है। दूसरा, जो लोग फार्मेसी वाले हैं, क्या उन्हें डॉक्टर हम लोग कह सकते हैं? डॉक्टर कहने का भी नहीं है, क्योंकि डॉक्टर एक अलग सेगमेंट हो जाता है, फार्मासिस्ट एक अलग सेगमेंट हो जाता है। डॉक्टर, वो फार्मेसी वाले भी डॉक्टर कहलाते हैं जब वो फॉर्म डी कर लेते हैं। बहुत बढ़िया। फॉर्म डी का कोर्स होता है, वो आप बी फार्मा के बात कर सकते हैं। फॉर्म डी का कोर्स, उसमें आपको डॉक्टरेट की डिग्री मिलती है। वो लाइक पीएचडी होता है, जैसे आप फार्मेसी में पीएचडी कर लेते हैं या फार्मेसी में फॉर्म डी कर लेते हैं तो आप डॉक्टर हैं। डी फार्मा वी फार्मा में बीच में कुछ आया था गवर्नमेंट का रूल कि इसमें आप मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, बट उसमें ये था कि आप फर्स्ट एड कर सकते हैं। मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने का भी अधिकार इंडिया में नहीं है, बट अब्रॉड देखा जाए तो अब्रॉड में डॉक्टर मेडिसिन प्रिस्क्राइब ही नहीं करता है जी, फार्मासिस्ट ही करता है। फार्मासिस्ट ही करता है। और एक छोटा सा सवाल ये भी आ रहा है, अभी एक स्टूडेंट हमारा आया था तो वो बता रहा था उसने कोई कोर्स किया है, सस्ता मद्दा कोर्स था, मतलब सरल भाषा में कहें, और उसमें वो गांव में कुछ छोटा मोटा क्लिनिक खोल सकता है, एक लिमिटेड दवाइयाँ जो है वो लिख सकता है। इस तरीके के कोर्सेज भी कुछ होते हैं। ऐसे कोर्सेज बहुत होते हैं, जैसे कि BMS इन अल्टरनेटिव मेडिसिन। ये अल्टरनेटिव मेडिसिन में कहीं कहीं पे अलाउ है, कहीं अलाउ नहीं है। तो BMS एक्चुअल में देखा जाए तो आयुर्वेदिक वाला होता है। ऐसे ही एक BEMS होता है, बैचलर इन इलेक्ट्रो होम्योपैथी, वो एक अलग कोर्स है। BHMS एक अलग कोर्स है। तो अल्टरनेटिव मेडिसिन में वो एक अलग कोर्स है। उसमें ये होता है कि फर्स्ट एड ट्रीटमेंट, क्योंकि अगर गांव में है या हो सकता है कि एट द टाइम डॉक्टर अवेलेबल ना हो, तो एटलीस्ट जो फर्स्ट ट्रीटमेंट होता है वो मिल जाए पेशेंट को। क्योंकि कई बार होता है कि गांव से हॉस्पिटल अगर नहीं है गांव में, या गवर्नमेंट हॉस्पिटल का टाइम होता है 2 बजे तक रहते हैं या 1:30 बजे तक रहते हैं कुछ, तो अगर 2:30 बजे किसी की तबीयत ख़राब हो गई, सांप काट लिया किसी को, या कुछ किसी का सर फट गया है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल बंद है, कहाँ जाएगा वो? तो उस केस में वो फर्स्ट एड ट्रीटमेंट अलाउ होते हैं उसमें। जी। एक लास्ट में अगर आप एडवाइस देना चाहें स्टूडेंट्स को, कि वो लोग जो हौसला हार के बैठे हुए हैं कि यार ग्रेजुएशन करे हुए 2 साल हो गए, अब कुछ नहीं हो रहा है, या घर से बहुत गरीब हैं, तो इन लोगों को अगर आप कुछ एक अपना एडवाइस देना चाहें अपने पूरे 10 साल के एक्सपीरियंस के आधार पर, एक लास्ट नोट पे। अगर देखो BSc वालों की बात की जाए तो BSc वालों के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन, अगर आपके पास 2 साल का और समय है, थोड़ा पैसा और खर्च करिए। मैं कहता हूँ जो आप 2 साल का पैसा खर्चा करेंगे ना, वो आपको 2 साल भी नहीं लगेंगे, रियम्बर्स हो जाएगा, पूरा पैसा वापस आएगा। BSc करके आप MBA करिए मार्केटिंग में जी। अगर BSc करके आपने MBA किया मार्केटिंग में, तो मुंबई, अहमदाबाद, बहुत सारी जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनमें एक प्रोडक्ट मैनेजमेंट टीम होती है। तो उनकी कंपनी के जितने भी ब्रांड्स होते हैं वो PMT टीम ही हैंडल करती है। बहुत बढ़िया। तो अगर BSc करके आपने MBA कर लिया, MBA के बाद आप कॉलेज कैंपस से ही आप 4th सेमेस्टर आपका कंप्लीट नहीं होगा, कंपनी आपको उठा लेगी। वहाँ इनिशियल पैकेज होता है 8 लाख का होता है। लेकिन भाई फिर कहेंगे उसके लिए भी अच्छा कॉलेज चुनना। हाँ। ये लोग नहीं जो साल भर खेती करते हैं और आखिरी में पेपर करा देते हैं, वो वहाँ से नहीं, वहाँ से फंस जाओगे भाई। ठीक है। लेकिन कुल मिला के अगर अच्छे कॉलेज से आप MBA कर लेते हो तो माहौल बनाया जा सकता है। मैंने बोला ना कि 2 साल आपको खर्चा करना पड़ेगा लेकिन 2 साल आपको इन्वेस्टमेंट, अब आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा। अगर आप पैसा बचाएंगे तो फिर वही लास्ट में पेपर दे ही MBA की डिग्री मिल गई है, उसकी वैल्यू कहीं नहीं रहेगी। यानी कुल मिला के भाई जो मेहनत करेगा वो कमाएगा, और जो सिर्फ काम चलाएगा वो फिर जिंदगी भर काम ही चलाता काम चलता रहेगा। तो अभिषेक भाई बहुत अच्छा लगा। ठीक है। और मज़ा आया, और जितना डिटेल में सर ने बताया है, लगभग साल 6 महीने बाद ही मुलाकात हो पाती है। ठीक है। जो हमसे छोटी वाली बहन है उनके हस्बैंड है, जीजा जी हैं आप लोगों के। ठीक है। और लास्ट में यह बात बतानी भी जरूरी है, लेकिन रियलिटी ये है, बहुत ही बढ़िया व्यक्ति हैं, और जिस पोलाइटनेस के साथ में आपने चीज़ों को एक्सप्लेन किया बड़ा अच्छा लगा। और आप लोगों को ये करना है कि जो अब कन्फ्यूजन लग रही है फार्मेसी से रिलेटेड, इस फील्ड से रिलेटेड, आपको कमेंट करना है, ताकि अब हम लोग जब भी कभी मुलाकात करेंगे तो उन कमेंट्स के रिप्लाई करेंगे। सिर्फ वही क्वेश्चंस रहेंगे जो आपके जितने भी जो भी दिक्कतें रहेंगी वो हम लोग सब क्लियर कर देंगे इसके पार्ट 2 में भाई। ठीक है। बाकी बहुत अच्छा लगा, और हमें इस पॉडकास्ट के बाद ये समझ में आया है कि शायद जो लोग बेरोजगार घूम रहे हैं
वो अपनी लापरवाही की वजह से घूम रहे हैं। अगर वो थोड़ा सा दिमाग लगाएं, पैसा नहीं भी है, MBA नहीं भी कर पा रहे हो, तब भी इंस्टेंट आप कुछ ना कुछ अर्निंग मिल सकती है, स्टार्ट कर सकते हो भाई, ठीक है। और बाकी भाई बहुत अच्छा लगा, थैंक यू भाई, धन्यवाद।